You are now unmuted. Hello. हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आलोक, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, कुछ पढ़ाई लिखाई की हो? जी। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो समझाया था पैराबोला, वहां से कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं? हाँ सर, किए। चलो, तो पैराबोला के बाद जो हमारे पास कर्व आता है वो आता है इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन पहले इलिप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हाइपरबोला। ठीक है, तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि ये दोनों कर्व बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इलिप्स कैसे बनता है? देखो, ये हमारे पास कोई कोन है मान लो, ठीक है। अगर मैं इस कोन को कुछ ऐसे काट देता हूँ किसी प्लेन से ऐसे, ठीक है, तो जब यहां से इसे देखोगे ये कटे हुए पार्ट को, जो दिखाई देगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कटा हुआ पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पे, इस कर्व को बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, जो प्लेन है वो क्या है, किसी एंगल पे है। ये प्लेन क्या है, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, बेस। ये बेस के पैरेलल नहीं है, ये क्या है हमारा बेस। ठीक है, तो बेस के पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। हमने सर्कल वाले में सीखा था ना। हाँ, तो इलिप्स कब बनेगा, जब वो किसी ना किसी एंगल से कट किया जाएगा। ठीक है, एंगल। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलिप्स को डिफाइन कैसे करते हैं। भाई, इलिप्स की डेफिनेशन देनी हो या इलिप्स को बताना हो तो हम इलिप्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखो, इलिप्स को डिफाइन करने के दो तरीका है। पहला तो वही जनरल तरीका, ठीक है, कौन सा, रेशियो वाला। हम रेशियो वाले तरीका में क्या बोलते थे, एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये हमारी फिक्स लाइन हो गई। ठीक है, तो हमने बोला था जो इलिप्स है क्या है, लोकस है किसका। ठीक है, लोकस मतलब पाथ है, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट which moves in a plane such that its distance या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसको थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करूं, सच दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट and a fixed line is always constant, और ये जो कांस्टेंट हम इसे ई बोलते हैं, दैट इज लेस देन 1। वो जो रेशियो है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी है मान लो, ठीक है, जिसका लोकस हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये एफ है
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी s। तो मैं ये बोल सकता हूं जो pf डिवाइड करें हम sp से। भाई पहले हमने क्या लिया, पहले हमने कैलकुलेट किया p और f के बीच की डिस्टेंस। p और f के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जो कि हमारे एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, डिवाइड किया हमने पॉइंट p की डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से। तो इस रेशियो को हमने e बोला था, डेट इज इसेंट्रिसिटी। जी तो यहाँ पे अगर इस e की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, ये कांस्टेंट, तो इस केस में जो लोकस होगा p का वो क्या होगा, एक इलिप्स होगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये जनरल जो हमने पैराबोला में भी सीखा था, तो उस केस में e की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। जी ठीक है, दूसरा तरीका जो है इसे डिफाइन करने का, ठीक है, वो है अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है f1 एंड f2। ठीक है, ये कोई मूविंग पॉइंट है p such that the sum of distance, तो मैं बोल सकता हूं pf1 प्लस pf2, ये जो सम ऑफ डिस्टेंस है ये क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है इक्वल टू मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जो लोकस होगा, लोकस ऑफ p इज एन इलिप्स। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है इसे डिफाइन करने का। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलिप्स के केस की, ठीक है, ये तो जनरल केस थे। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलिप्स, ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड इलिप्स में सबसे पहले हमने कौन सा इलिप्स पढ़ा था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y square b square इक्वल टू 1, यही पढ़ा था। ठीक है, yes तो पहली बात आती है इसमें कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मेजर एक्सिस है, एंड विच वन इज अवर माइनर एक्सिस, कौन सा हमारा मेजर एक्सिस है, कौन सा हमारा माइनर एक्सिस है, मतलब कौन सा हमारा छोटा एक्सिस है, कौन सा बड़ा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। सर ए मेजर होगा बी माइनर ए बी को देख के कैसे बता सकते हो, सर अगर x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो मेजर होगा ए। अगर x स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो मेजर सर नहीं बी वाला होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, हम देखते हैं कि इनमें से वैल्यू किसकी बड़ी है। अगर देखो इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो a किसके नीचे था, a x के नीचे था ना, तो x एक्सिस जो होगी हमारी इज मेजर एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा b, अब इस केस में a बड़ा था तो इस केस में क्या होगा, y एक्सिस क्या होगी हमारी, माइनर एक्सिस, बिकॉज b छोटा था। तो हम ये देखते हैं कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वही हमारा मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का। ठीक है, तो हम इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं भाई, e की वैल्यू कैसे निकालते हैं, e की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो छोटा है उसे सामने रख दो। छोटा क्या था b, तो b का स्क्वायर सामने रख दो। बड़ा क्या था a, तो a का स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर कर दो। ठीक है जी समझ में आ रही है बात। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस इक्वेशन को, ठीक है, तो मेरे को इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं
तो ये हो गया मेरे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर। हाँ, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं ई की वैल्यू की बात करूं तो डेट इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई ई की, ठीक है। अब समझ में आई है। अब अगर मैं इसकी शेप बनाना चाहूं, ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का, क्योंकि हमने लिया है इस केस में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके अंदर ए की वैल्यू बड़ी थी बी से, तो ए की वैल्यू बड़ी है, तो जो शेप होगी वो एक्स के अलोंग क्या होगी, ज्यादा अलोंग, मतलब बड़ी हुई होगी, और वाई के अलोंग जो होगी वो कम होगी, ठीक है, बिकॉज हमारी वाई क्या है, माइनर एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे एंड पॉइंट्स होंगे मेजर एक्सिस के। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0, इधर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -a,0, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,b, जो नीचे वाला पॉइंट है ये, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-b, ठीक है। यहाँ पे पहला फोकस होगा कहीं, इसमें दो फोकस होंगे, यहाँ पे कोई दूसरा फोकस होगा F2, ठीक है। तो जो F1 के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे AE,0, ठीक है, और जो F2 के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -AE,0, ठीक है। यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो एक डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारे पास, मान लो इधर, ठीक है, और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स होगी कहीं इधर, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू a/e, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू -a/e, ठीक है। दोनों इक्वेशन समझ में आ रही है जी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी डेट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डेट इज इक्वल टू 2b, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फोकस की, ठीक है, तो पहला फोकस है F1 जिसके कोऑर्डिनेट थे AE,0, एंड सेकेंड फोकस था F2 जिसके कोऑर्डिनेट थे -AE,0, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट्रिक्स की, तो ये दोनों हमारी लाइन क्या थी, ये डायरेक्ट्रिक्स ही तो है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो पहली डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू a/e, और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -a/e, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लेटस रेक्टम की, जो हमने पैराबोला के केस में भी पढ़ा था, तो लेटस रेक्टम कहाँ होगा बताओ भाई। लेटस रेक्टम कौन सी लाइन होगी जो कि फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये वाली लाइन होगी, जी, ठीक है। और एक इधर लेटस रेक्टम होगा, बट इनकी जो लेंथ है दोनों की इक्वल होगी, तो ये दोनों क्या है, हमारे लेटस रेक्टम, ठीक है।
अगर मैं लेटस रेक्टम की लेंथ की बात करता हूँ, तो वो होगी 2b² बाय a। कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ b² 2b स्क्वायर लेंगे। a। ठीक है, ये बात समझ में आई स्टैंडर्ड एलिप्स में? जी सर। सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन है x² बाय 25 y² बाय 16 इक्वल टू 1। जो अभी हमने पढ़ा सब कुछ फाइंड करना है इसमें। फाइंड e की वैल्यू पहले, ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है फोकस, ठीक है, फिर फाइंड करना है हमें वर्टिसेस, ठीक है, या वर्टेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है दोनों एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस, एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो बताओ इसेंट्रिसिटी के लिए इक्वेशन क्या लिखें? सर एक मिनट बता सर, 1 माइनस √1 माइनस 16/25। उसे रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तरीका क्या बताया, जो छोटा है, ठीक है, उसे सामने ले जाओ। तो छोटा क्या था? 16, ठीक है, 16। और बड़ा क्या था? 25, और साथ में क्या लिखना है? 1 माइनस e², ये लिखना है, ठीक है। जी। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बस, तो ये कितना हो गया? 16 बाय 25, ठीक है, और इधर अगर हम देखें तो बचा 1 माइनस e², ये बचा। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो e² की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस 16 बाय 25। तो फाइनली e की वैल्यू आ जाएगी √9 बाय 25, दैट इज 3 बाय 5। e की वैल्यू आ गई? जी। ठीक है, सेकेंड हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, जो अगर देखें तो a इज ग्रेटर देन b वाला केस है ये। यस सर। तो मैं कह सकता हूं x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, जी। उसकी लेंथ की बात करें तो वो 2 इंटू ए की वैल्यू 5 होगी, तो कितनी है? 10 है। जी। अगर मैं बोलूं माइनर एक्सिस, वो y एक्सिस होगी, ठीक है। अगर लेंथ की बात करें उसकी, जी। तो कितना होगा? 2 इंटू 4 8 यूनिट होगी भैया, 4 जी। का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर मैं बोलूं फोकस, तो पहला फोकस क्या होगा? a,0, सर तो लगाओ a की वैल्यू कितनी थी आपके जी। पास? 5, e की वैल्यू थी 3 बाय 5, 0, ठीक है। तो f1 के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 3, 0, ठीक है। f2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या था? माइनस, तो माइनस साइन लगा दो बस, ठीक है। बात करें लेटस रेक्टम की, वो कितना था? 2b² बाय a, ठीक है। जी। तो वैल्यू पुट करें अगर 2b² बाय a, तो लेटस रेक्टम आ जाएगा 2, b का स्क्वायर कितना था? 16, a की वैल्यू कितनी थी? 5, तो कितना आ गया? 32 बाय 5, ठीक है। अगर बात करें वर्टेक्स की, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट,
तो पहला कोऑर्डिनेट होता है a,0 और सेकंड होता है -a,0। तो a की वैल्यू कितनी थी 5, 5,0। सेकंड कौन क्या हो गया -5,0। ठीक है भाई, वर्टेक्स जो, ठीक है। ये बताओ यहां तक ये चीजें समझ में आई? जी। ठीक है। अब अगर हम निकालना चाहे डायरेक्ट्रिक्स, तो फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल टू a/e। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x इक्वल टू 5, e की वैल्यू थी 3/5, तो 5 ऊपर चला गया। तो इक्वेशन क्या आई हमारे पास, x इक्वल टू 25/3। तो सिमिलरली दूसरी में वाले इक्वेशन के लिए क्या करना है? हाँ, तो सेकंड इक्वेशन -25/3। ठीक है। तो यहाँ तक ये सब कुछ चीजें समझ में आ गई आपको? यस सर। अब देखो, अब हम कुछ चीजें प्रूव करते हैं। देखो, जब हमने एलिप्स को डिफाइन किया दूसरी डेफिनेशन में, सेकंड वाले डेफिनेशन में, तो मैंने एक बात बोली थी। जैसे मान लो मैं इस एलिप्स को बनाता हूं पहले, तो ये एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट था 5,0, ये वाला पॉइंट होगा -5,0। ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P हो गया, ठीक है, या फिर जी। कहीं भी हो गया ये पॉइंट P। ठीक है। मान लो मैं इस पॉइंट P को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे हमारे पास? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आए थे भाई? 0,4 होगा ना, और नीचे वाला क्या होगा? 0,-4, 0-4। हाँ यही होगा। जी। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो मैं ये बोल सकता हूं, रुको एक मिनट, मैंने गलत ज्वाइन किया है, एक मिनट, फोकस से ज्वाइन करना है। ठीक है, जी। फोकस बनाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे पहला फोकस है F1 और यहाँ पे दूसरा फोकस है F2, तो इस पॉइंट P को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में? PF1 प्लस PF2 वो मेजर एक्सिस के इक्वल होना चाहिए, तो वो 2a के इक्वल होना चाहिए। जी। ठीक है। अब देखो, अब हमें P के भी कोऑर्डिनेट पता है। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,4। ठीक है, और F1 और F2 के कोऑर्डिनेट भी हमने निकाले यहाँ पे, ये रहे ना। यस सर, 3 0 -3 0। हाँ, अब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये चीज प्रूव करना चाहें तो देखो कर सकते हैं। देखो, अगर मैं देखो P की वैल्यू इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो F1 के जो, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, तो F1 का कोऑर्डिनेट कितना था? 3,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,0 और इसका है -3,0। ठीक है, तो पहले वाले में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ अंडर रूट, तो देखो इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा भाई, 0 है ना। इन दोनों में लगाए तो भी यही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 इंटू ए लिखे तो ए की वैल्यू भी कितनी थी? 5 थी। हाँ सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अंडर रूट कितना हो गया? 25, तो यहाँ से 5 मिलेगा यस सर। और यहाँ से भी 5 मिलेगा। तो देखो ये 5 प्लस 5 10, और यहाँ से भी देखो हमें कितना मिल रहा है? इक्वल टू 10 मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये बात सही है। यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें? चलो जी सर। ठीक। अब अगर मैं आपको दूसरा वाला केस दे दूं, अगर मैं ऐसा दे देता है इसको x² / 16 एंड y² / 25 इक्वल टू 1, तो सारी चीजें हमें सेम फाइंड करनी है, तो क्या होती वैल्यूज उनकी?
एक मिनट। यहाँ पे देखो हमारे पास y के नीचे वाली चीज क्या है, बड़ी है x के नीचे वाले कोफिशिएंट से, ठीक है। तो ये जो जी केस जाएगा, यस ये जनरलाइज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। हमेशा इक्वेशन वही लिखनी है, कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, आपको इंटरचेंज नहीं करना है, जो मैंने तरीका बताया बड़े और छोटे से पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा केस है, यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी हो गई किससे, a से, सर। ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए पहले तरीके, बड़ी बड़े वाले को क्या करना है, छोटे वाले को सामने, बड़े वाले को वही, ठीक है। और इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, अगर हम यस शेप सर, की ऊपर बात करें तो ये जो शेप इसकी होगी वो कुछ ऐसी शेप होगी, जी ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, a कॉमा 0 रहेगा, ये 0 कॉमा b माइनस a कॉमा 0, ये 0 कॉमा b रहेगा प्लस का, और ये वाला पॉइंट 0 कॉमा माइनस b रहेगा। यहाँ पे पहला फोकस जी होगा f1, अब यहाँ पे दूसरा फोकस होगा f2। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 कॉमा प्लस b, यहाँ पे जो f2 के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 कॉमा माइनस जीरो b। माइनस थ्री। यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होगी जो होगी y इक्वल टू b बाई ई, यहाँ पे एक नीचे डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होगी y यस इक्वल टू माइनस b बाई ई, माइनस बी बाई। ठीक है। ये बात समझ में आई, जी ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इसेंट्रिसिटी फाइंड करना। तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन में मैं ऐसा लिखूंगा 16 इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया 16 बाय 25 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया ई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 25। तो देखो ई की वैल्यू सेम ही आई ना, 3 बाय 5, जी ठीक है। अब अगर हम बात करें फोकस की, F1 की, तो F1 का कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया यहाँ पे, सर 0 बी ई। 0 b की वैल्यू कितनी है इसमें, सर बी की वैल्यू है 5। 5, ठीक है। और e की वैल्यू कितनी है, 3 बाय 5, 3/5। ठीक है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट यस हो गया वो हो गया 0,3, तो सेकंड कोऑर्डिनेट 0, यस माइनस 3, ठीक है। 0 फोकस में मान। हाँ, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स देखो ये दोनों वर्टेक्स होंगे, तो एक हो गया 0,b, 0,b मतलब 5, और दूसरा हो गया 0,-5, ठीक है। मेजर एक्सिस की बात करें जी तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी इस बार, y वाली, तो y वाली की यस लेंथ सर। कितनी है, 10 यूनिट। और माइनर की बात करें तो माइनर कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यस सर तो 8 इसकी लेंथ कितनी है, 8 यूनिट, ठीक है। 4। अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहली की क्या होगी, y इक्वल टू b बाई ई, b की वैल्यू कितनी थी 5, e की वैल्यू कितनी है 3 बाई 5, तो क्या हो गया y इक्वल टू 25 बाई 3। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, y जी इक्वल टू माइनस 25 बाई 3, ठीक है, यही होगी। यस सर। तो ये समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है, जी ठीक है। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, ठीक है। ठीक है, तो देखो जो जनरल इक्वेशन है वो ऐसी ही होगी जो हमने पहले पढ़ी थी, ax स्क्वायर by स्क्वायर 2gx 2fy 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल जो होगा वो ऐसा ही 2D का भी होगा हमेशा, ठीक है। बट इस पे हमें फिर से कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी ना भाई। हमेशा हम क्या करते थे, जब इसे सर्कल बनाया तो कुछ कंडीशन लगाई, जब इसे पैराबोला बनाया तो कुछ कंडीशन लगाई, तो इस बार भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो
इस पे जो पहली कंडीशन है वो हमेशा सेम रहेगी, डेल्टा वाली, जो लास्ट क्लास में भी मैंने पढ़ाई थी, ABC HGF नॉट इक्वल टू 0। जो दूसरी कंडीशन रहेगी इस केस में वो होगी H² माइनस AB शुड बी लेस देन 0। क्या होगी? H² माइनस AB शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? एक इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी उस केस में। ये बात समझ में आ रही है? हमें इस पे दो कंडीशन लगानी। ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी कॉनिक सेक्शन में, जब भी कॉनिक सेक्शन का कोई भी कर्व लिखेंगे तो ये हमेशा वैलिड रहेगी। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो जो अबव इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी? एक इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी, इलिप्स इन जनरल फॉर्म। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब कुछ क्वेश्चन करें। तो चलो ये पहला क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको? तो चलो ट्राई करो। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है? सर इसेंट्रिसिटी दिया है और वो क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नहीं, फोकाई का मतलब होता है दोनों फोकस। ये फोकस का प्लूरल वर्ड है, ठीक है, मतलब दोनों फोकस दिए हुए हैं। तो मतलब F1 और F2 दिया हुआ है पहले तो F1 की वैल्यू कितनी है? +2,0 और F2 की वैल्यू है -2,0 और एक -2,0। E की वैल्यू दी हुई है 1/2। ये चीजें गिवन है जी। चलो अब देखो, अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम इस शेप के बारे में सोचें तो देखो जिस भी एक्सिस पे हमारे फोकस होंगे वही एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होंगे। तो बताओ ये फोकस कौन सी एक्सिस पे लाइक करता है? सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल सही। तो एक्स एक्सिस पे ये कहां लाइक करेगा? बट ये 2,0 हो गया और ये -2,0। ठीक है, ये हमारे फोकस हो गए। तो ये कुछ ऐसा इलिप्स बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट होता था ये क्या होता था? ये AE, 0 होता था ना फोकस। तो मैं ये कह सकता हूं जो A की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है और E की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 1/2। यहां से ये देखो यहाँ पे गिवन है ना। अगर E की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी? A की वैल्यू 4 मिलेगी, बताओ। A की वैल्यू 4 मिलेगी। अब हमने क्या बोला था, जब हमें एक्सिस डिसाइड हो जाए तो हम इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लिखें तो इस केस में इसेंट्रिसिटी वाले इक्वेशन देखो क्या होनी चाहिए भाई। हम क्या बोलेंगे, जो छोटा है वो सामने, बड़ा वाला इधर, 1 - E²। ठीक है, अब देखो हमें A² A की वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 4। पुट कर दें इसमें तो कितना हो गया? 16 हो गया। अच्छा, हमें E की वैल्यू भी पता चल गई, कितनी है? 1/2। ठीक है, तो B² इक्वल टू कितना हो गया? 16 B² इक्वल टू 16। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं
तो ये कितना आ गया 3/4, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12। और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो चाहिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की है, यही है। जी यहाँ पुट करें तो ए स्क्वायर था 16, बी स्क्वायर है हमारे पास 12 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया ये कि हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कह रहा है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, तो फाइंड इसेंट्रिसिटी। तो हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बतानी है इस बार। देखो क्या गिवन है हमें, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में गिवन है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या है, हाफ मतलब 1/2 ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटी वाली है, माइनर मतलब छोटी, मेजर मतलब बड़ी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कितनी होती है, 2b होती है भाई। हमने ये वाला केस लेट किया, x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो हमने माना a की वैल्यू बड़ी है b से, ठीक है। तो हमारी जो माइनर एक्सिस होगी वो b वाली होगी, y वाली। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो यही होगी 2b²/a। यस सर। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आ गया, ये b के इक्वल आ गया। और इसको इससे कट कर दें तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2b इक्वल टू क्या आ गया, a के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसेंट्रिसिटी वाले इक्वेशन लिखें तो इसेंट्रिसिटी वाले इक्वेशन क्या लिखी जाएगी भाई, b का स्क्वायर a का स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर। अब हमारे पास एक रिलेशन मिला है यहाँ से, देखो तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। 2b के, तो a की जगह मैं ये पुट कर दूं 2b का स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। अब इसे सोल्व करें तो ये हो गया b² बाय, इसको डिवाइड में लेके आए तो ये हो गया 4b² 1 माइनस e स्क्वायर। ये b² से b² कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये आ गया 1/4 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आई 1 माइनस 1/4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3/2 हो जाएगी। 3/2। हाँ, तो ये हमारी सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी। समझ में आई बात, जी चलो ठीक है, निकाल लिया सेंट्रिसिटी। जी अगला क्वेश्चन करें, जी। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। हमें दो इलिप्स के इक्वेशन दिए हुए हैं E1 एंड E2, ठीक है। हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज, मतलब मान लो इसकी इसेंट्रिसिटी E1 हो गई और इसकी इसेंट्रिसिटी E2 हो गई। तो हमें बोला है E1 इंटू E2 उनका प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 1/2 है। तो हमें बताना देन लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स E2, मतलब इस वाले इलिप्स की माइनर एक्सिस मतलब b की वैल्यू निकालो पहले। तो b की वैल्यू निकालोगे तो हमें 2b की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो 1/1 करके दोनों इलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड करो।
जो इवन इलिप्स है, ठीक है, उसके लिए इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लिखो। तो इवन इलिप्स क्या है हमारे पास? स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। यही है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं तो देखो छोटा y वाला है तो ये सामने चला गया, 3 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सोल्व करें आगे, तो यहाँ से आ गया ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये कितना आ गया 1/3। ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ये पहले वाला है तो इवन बोल दें इसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं E2 के लिए। E2 का इक्वेशन क्या था, देखो इधर x²/16 प्लस y स्क्वायर बाई b इक्वल टू 1। तो ये कह सकते हैं x²/16 y²/b² इक्वल टू 1। अब अगर हम इसमें सेम केस मान के चलें तो b² क्या हो गया हमारा इक्वल टू 16 1 माइनस 1 e², इसको E2 बोल दें, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b²/16 1 माइनस E2 का स्क्वायर और E2² इक्वल टू 1 माइनस b²/16, ठीक है। और यहाँ से E2 की जो वैल्यू आई दैट इज अंडर रूट 1 माइनस b²/16, ये E2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बताया था जो E1 और E2 है उन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बताई थी, यहाँ पे देखो 1/2, ये है ना, तो 1/2। तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/√3 आई थी, 1/√3 यस सर। और E2 की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 1 माइनस b²/16 और इक्वल टू कितना है 1/2। स्क्वेयरिंग करते बोथ साइड, यस सर। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया 1 माइनस b²/16 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/4 हाँ 1/4 क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग भी की है ना। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो इसको इधर भेज दूं 3 को मल्टीप्लाई में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस b²/16 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब इसको और सोल्व करें तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू b²/16। यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये बचा 1/4, यहाँ पे बचा b²/16। तो यहाँ से अगर हम देखें b की वैल्यू 2 आएगी, ये यहाँ से कट गया 4, तो b² इक्वल टू 4 आ गया बेसिकली। तो जो b की वैल्यू आई वो आई 2। अब अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितनी होगी 2b दैट इज 4 यूनिट बोल सकते हैं। तो 4 यूनिट देखो हमारा आंसर में है भाई, 4 यूनिट है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 यूनिट होगी इस केस में, ठीक है। ये आंसर मिसप्रिंट है, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक है। सर हाँ बोलो बस क्या, सर थोड़ा नीचे सर आखिरी लाइन लिखनी है। अच्छा यहाँ से लिखना है, लिख लो। यस जी। लिख लीजिए। लिख लिया, चलो आगे चले। अब हमारे पास ये नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है,
क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ एन इलिप्स इज 6 यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर डायरेक्ट्रिक्स इज 12. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम. तो हमें लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है. क्या होगी? देखो हमें क्या बोला है, जो फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस 6 है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये F1 है, ये F2 है. तो मैं ये कह सकता हूँ F1 से लेके F2 के बीच की डिस्टेंस 6 है. और इलिप्स कुछ ऐसा होगा अगर, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे होगी. तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 12. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 12 यूनिट. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस वाले फोकस का, देखो ये तो 0,0 होता है ना सेंटर. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए ही होगी और ये भी ए ही तो होगी डिस्टेंस. तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो फोकस वाली चीज है ये 2a इक्वल टू 6 दिया हुआ है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू जो है वो 3 होगी यहाँ पे. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस है वो 2a/e होगी. भाई हमारी इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू a/e इधर और a/e उधर. तो ये कितना दिया हुआ है? 12. तो यहां से अगर हम कैंसिल करें ये हो गया 6. तो a/e की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 6 हो गया. ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इस इक्वेशन से e की वैल्यू निकालूं तो e की वैल्यू कितनी आएगी? 3/a आएगी. अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? देखो a/e, e की वैल्यू पुट करते हैं हम. e की वैल्यू कितनी है? 3/e. 3, तो a ऊपर चला गया इक्वल टू कितना है? 6 है. ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 18 हो गया. ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया. तो मैं e की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो e की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 3/√18 बन गई. भाई यहाँ तो a की वैल्यू पुट करनी है ना, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू है. ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो होगी वो होगी हमारे पास 2b²/a. तो इसका मतलब पहले हमें b² फाइंड करना चाहिए. b² कहां से निकलेगा? वही इसेंट्रिसिटी वाली इक्वेशन से. तो इसेंट्रिसिटी वाली इक्वेशन लिखें तो b² इक्वल टू a² 18 1 माइनस e². तो e² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/18 हो गई. इसका स्क्वायर हो गया ना जी. ठीक है, तो b² इक्वल टू 18. ये 18 माइनस 9/18 ये कैंसिल हो गया. तो b² की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई. 9. ठीक है, अब इसमें पुट कर दे सारी वैल्यू. तो ये हो गया 2. b का स्क्वायर कितना हो गया? 9. a की वैल्यू कितनी है? √18. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 9. √18 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 9 × 2. तो 9 का बाहर आ गया, बचा √2. ये इससे कैंसिल हो गया, बचा √3. ठीक है, और इसको भी काटना चाहूं तो ये बचा √2. तो आंसर कितना बचा हमारे पास? 3√2. यही बचा. ये हमारा लेटस रेक्टम होगा.
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 3√2 बी वाला ऑप्शन। समझ में आया ये? हाँ चलो, तो अब देखो मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होगा, वो कुछ चीजें देगा, कुछ चीजें पूछेगा, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या दिया, उसने दो इलिप्स के फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी उसने, तो लेटस रेक्टम पूछा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? चलो, अब हम बात करें टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो टेंजेंट से आप क्या समझते हो भाई? टेंजेंट कौन सी लाइन होगी जो लाइन उस इलिप्स को कहीं ना कहीं टच करके जा रही होगी ऐसे? जो टच करने वाली लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। टेंजेंट। हाँ, अब देखो, अगर ये लाइन की जनरल इक्वेशन मैंने मानी y = mx + c, और इस इलिप्स की जनरल इक्वेशन मानी x² / a² + y² / b² = 1। अब हमें ये पता करना है कंडीशन कि ये लाइन इस इलिप्स पे एक टेंजेंट हो जाए, ठीक है। तो टेंजेंट होने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x² / a² प्लस y m² a² p² अपॉन b² = 1। इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, देखो b² × x², ये इधर चला गया भाई, एलसीएम भी ले, ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं हम। ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया a², और इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा m² x² c², और डिवाइड में जो आएगा वो इधर भेज दें तो = a² b²। देखो ये इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी है? ठीक है, समझ में आ रही है ना भाई? पहले हमने एलसीएम लिया और फिर जो डिवाइड में जो था वो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको ओपन करें तो देखो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना होगा इसमें? नहीं नहीं, यहां से भी तो आएगा ना, तो मैं ये कह सकता हूँ x² कॉमन आने के बाद b² a² m² बनेगा, बिकॉज इसको अंदर इनटू कर दिया, ये बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो उसके बाद देखो ये अंदर इनटू हो गया, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2mc a², ये x के साथ होगा, ये वाली इससे इनटू हो गई, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो a² c², और ये उधर चला गया तो a² - b², ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, भाई x का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था आपको, तो मैंने एक बात बताई थी बेटा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो वो लाइन को ऐसे टच करते हुए जाती है, ये बात बताई थी, ठीक है। तो इस केस में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ये पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहां भी तो लाइन टच कर रही है ना उसे, ठीक है। तो अगर लाइन टच कर रही है तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो इक्वेशन आई है इसकी d की वैल्यू = 0 होनी चाहिए फॉर टेंजेंट, तभी तो ये उस लाइन को टच करेगा, ठीक है। अब हम इसका d निकालते हैं। तो d हमने कैसे डिफाइन किया था? d को हमने डिफाइन किया था
भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिफाइन किया हुआ था, यस ये हमने डी डिफाइन किया हुआ था। अब देखो b की जगह पे यहाँ पे कितना है, ये सब b की जगह पे है यहाँ पे। भाई इक्वेशन क्या थी हमारी, 2m3a², ये इक्वेशन थी ना a पहले। स्क्वायर प्लस अब b कंपेयर करें तो b की जगह पे देखो ये सब है, तो ये हो गया b का स्क्वायर मतलब 2mc a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे कितना है, a की जगह पे यही है b स्क्वायर और c की जगह पे कितना है, ये c की जगह पे है, जी तो c की जगह पे हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए इस कंडीशन से, d इक्वल टू 0। बताओ ये इक्वेशन कैसे लिखी, ये समझ में आया? जी चलो आगे सोल्व करें इस इक्वेशन को। एक मिनट सर, रिफ्रेश कर लें। हाँ रिफ्रेश कर लो आराम से, कोई दिक्कत हो रही है तो। सोल्व करें, देखो अगर मैं इधर इसको सोल्व करता हूं तो ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर a की पावर 4, यहां भी है 4, ठीक है। अब इसको अंदर इंटू करूं यहां से, या फिर मैं ऐसा करता हूं पहले यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं इन दोनों टर्म से, तो ये हो गया 4a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये बचा b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर और यहां बचा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इस पूरी इक्वेशन से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये तो हट जाएगा बिकॉज ये इसके नीचे आ जाएगा ना 0 के, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पे आ गया m स्क्वायर c स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये आएगा माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा प्लस b की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं सर, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। चलो अब आगे अगर हम देखें इस इक्वेशन को, यहां देखो यहां हमने एक गलती कर दी, यहाँ a का एक स्क्वायर भी तो बच जाएगा ना, यहाँ पावर 4 थी दिख रहा है, जी तो यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, अब ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, यस सर, ठीक है। अब जो बचा उसे देखते हैं, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो जो बची टर्म है पहले वो लिख लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4, यहाँ बचा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर, अब देखो इस पूरी इक्वेशन से b का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ, जी तो ये बचा माइनस का सी स्क्वायर, ये बचा b की पावर 2 और यहाँ पे बचा मेरे पास a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये b स्क्वायर भी हट गया 0 के नीचे जाके। यस अब इसे आगे सोल्व करें तो मैं ये कह सकता हूँ c स्क्वायर की जो वैल्यू है फाइनली दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर, यस सर, ठीक है। और
थोड़ा स्पेसिफिकली बोले तो c की जो वैल्यू है डेट इज प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के इक्वल आ गई। जी तो अगर हम बोले हमने लाइन मानी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही लाइन लेट करी थी। जी तो अब अगर इसमें ये c की वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, देखो यहां से c की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बात समझ में आ गई हमने कैसे फाइंड करी? हमें बस इस इक्वेशन पे कंसंट्रेट करना है अभी, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो थी कोई लाइन की फॉर्म में, अगर हमें बोला जाए कोई इलिप्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट दे दिया जाए x1, y1 और पूछा जाए इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं मेथड ऑफ कैलकुलस लगा सकता हूं, डिफरेंशिएशन वाला मेथड, ठीक है। तो देखो हमारे पास पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, हम इसको बोलते हैं कि डिफरेंशियल मेथड या कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि अगर मैं जब कर्व पे पॉइंट है तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसके dy बाय dx से एट पॉइंट P लाइन की स्लोप मिल जाएगी। भाई dy बाय dx लाइन की स्लोप देता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ गया 2x a स्क्वायर प्लस 2y b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 तो कैंसिल हो गया 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करना है, अब देखो यहाँ पे dy बाय dx आएगा ना, हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब अगर हम dy बाय dx की वैल्यू निकालना चाहें तो dy बाय dx की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, ये ऊपर चला गया ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर ऊपर चला गया और डिवाइड में आ गया y। इसको सोल्व करके dy बाय dx निकालें तो यही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट पुट करना है, x1 y1, तो अगर हम इस पे वो पॉइंट पुट कर दे जहां पे हमें स्लोप चाहिए तो जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस x1 बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कोमा y1, ये आएगी जी। अब हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था, लाइन की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1 m स्लोप की वैल्यू x माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं जी। अब ये वाली स्लोप अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1, ये x1 y1 से ये पॉइंट आया, m की वैल्यू आ गई माइनस x1 स्क्वायर x1 b स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर y1 और ब्रैकेट में इनटू में क्या आ गया x इंटू x1, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आई ये बात जी, ठीक है। अब देखो ये तो एक जनरल तरीका है जो मैंने सिखाया आपको, ठीक है, इसको मैं एक सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकता हूं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं t इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, t इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन देखी है, हाँ। तो t इक्वल टू 0 लिखना चाहें किस कर्व के लिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसे कैसे रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से,
वाई स्क्वायर की टर्म को कैसे रिप्लेस करते हैं, y इंटू y1 से। y into y1 हाँ, x की टर्म हो तो कैसे रिप्लेस होती थी, x प्लस x1 बाय 2 से। ठीक है, अगर y की टर्म हो तो कैसे रिप्लेस होती थी, y प्लस y1 बाय 2 y से। plus y1 by 2 हाँ, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो भी ये सेम ही इक्वेशन मिलेगी। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास मिलेगी x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला कई बार हमें हेल्प करता है कैलकुलस वाला, जब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड ना हो। भाई हमेशा इक्वेशन स्टैंडर्ड हो जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये समझ में आई ये बातें, टेंजेंट फाइंड करने का तरीका। आलोक, जी समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ चलो एक क्वेश्चन करते हैं टेंजेंट पे। हमें बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस, ठीक है, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, तो हमें टेंजेंट बतानी है इस पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, जो टेंजेंट 2,3 से पास हो वो टेंजेंट बतानी है। देखो सबसे पहला पॉइंट काम है हमारा, जब भी हमें कोई पॉइंट दिया हो तो पहले पॉइंट को ये चेक करो वो इलिप्स पे तो नहीं है। अगर इलिप्स पे होगा पॉइंट तो हमें सिंपलीफाई होगा, हम t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इलिप्स पे है या नहीं ये चेक करना। तो इलिप्स के लिए चेक करें तो देखो 9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 16 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 36, और 16 9 जा कितना होता है 144, और इधर है 144, तो ये तो इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ये इलिप्स पे नहीं है। अब क्या करें, अब तो t इक्वल टू 0 नहीं लगाया जा सकता, तो अब मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं जो हमने पहले पढ़ा था। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये इक्वेशन ऐसी आएगी 16, ये कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाएगी इलिप्स की। जी ठीक है, अब इसके लिए हमने एक टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस हमने बोला था a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद हो तो देखो जो हमने सबसे पहले इक्वेशन निकाली थी यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, ये लिख सकते हैं। जी जी अब देखो a स्क्वायर m स्क्वायर हमें पता है, भाई a स्क्वायर ये रहा, m स्क्वायर ये रहा, a स्क्वायर b स्क्वायर हमें पता है, पता है ना a स्क्वायर b स्क्वायर। जी यस सर ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो मैं को ये इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर हो गया 16, m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 9। 9 अब ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास कर रही है, ये पास कर रही है 2,3। अब 2,3 इसमें पुट कर दो तो m की वैल्यू मिल जाएगी। जी तो y की जगह 3 पुट कर दिया, m x की जगह कितना पुट करना है 2 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो गया अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 9। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको इधर भेज दो, जी तो ये हो गया 3 माइनस 2m, और इधर हो गया प्लस माइनस, ये हो गया अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 9। जी स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, यस सर स्क्वेयरिंग करूंगा तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस 4m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस तो दोनों साइन बाद में देख लेंगे क्योंकि m स्क्वायर की इक्वेशन ऑलरेडी है, तो ये हो गया हमारे पास 16m स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया। यस सर ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म आएगी, कितनी आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हो गया 6 माइनस 12m आएगा। ठीक है, तो 9 से तो 9 क्या हो गया कैंसिल, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 12m इक्वल टू कितना बचा 12m स्क्वायर बचा। ठीक है,
अब 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, तो मैं एक m को उधर भेज दूं तो ये इक्वेशन बन गई m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करें तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर हो गए। तो यहां से एक m की वैल्यू मिल गई 0 और एक मिल गई -1। ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन भी लिखना चाहें तो पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट था 2,3। ठीक है। हाँ, तो देखो पहली वाली इक्वेशन होगी y-3, m की वैल्यू 0, x-2। एक तो ये इक्वेशन हो सकती है। दूसरी इक्वेशन होगी y-3, m की वैल्यू -1 और x-2, ये इक्वेशन हो सकती है। तो इसको अगर सिंपलीफाई करूं तो ये तो सिंपली आ गई y इक्वल टू 3, यही इक्वेशन आ गई जी। इसको सिंपलीफाई करूं तो ये बना y-3 माइनस x प्लस 2। तो मैं ये कह सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब जो भी ऑप्शन में गिवन है उसे चेक कर लो कि कौन सा गिवन है। ठीक है। अगर हम देखें तो देखो ये वाली इक्वेशन गिवन है एक तो, ठीक है, और एक तो इसमें देखो डी वाले ऑप्शन में दोनों दे रखी है ना उसने, तो हमें ये ऑप्शन नहीं लगाना, ये लगाना पड़ेगा क्योंकि डी में उसने दोनों इक्वेशन दे रखी है। तो हमारे दोनों आंसर आ गए ना। तो समझ में आया ये टेंजेंट वाला। चलो ठीक है। ऐसे ही हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी हो तो क्या करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल को समझते हो? हाँ, नॉर्मल क्या होता था, जैसे ये टेंजेंट थी तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती थी इसे हम बोलते थे नॉर्मल। ठीक है। तो काम कुछ नहीं करना, हमें सेम काम करना है। पहले क्या करना है, हमें स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट की। मान लो इसकी स्लोप m है टेंजेंट की, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी तो मैं ये बोल सकता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 होता है जी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, -1/m आ गया। m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, टेंजेंट की स्लोप m मानी है ना हमने। जी। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये पॉइंट पता है हमें x1, y1, तो ये इक्वेशन यही हो जाएगी ना, y माइनस y1 माइनस 1/m x माइनस x1। ठीक है। हमेशा हमें स्लोप से काम करना है नॉर्मल के केस में। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नॉर्मल की इक्वेशन वाली? जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलिप्स पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं अगर x² बाय a² तो x की वैल्यू होती थी a cos थीटा, तो y की वैल्यू होती थी b sin थीटा। पुट करके चेक कर लेते हैं। पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो x की जगह पुट करेंगे तो a² sin² थीटा, नहीं cos² थीटा, सॉरी a² cos² थीटा बाय डिवाइडेड cos² थीटा। यहाँ हो गया b² sin² थीटा डिवाइड ओवर b² इक्वल टू 1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो देखो 1 इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो कोई भी पॉइंट x, y वो किस फॉर्म का होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है जी। चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, टेंजेंट पे है। क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है इस इलिप्स के लिए,
ठीक है, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होगा एलिप्स के लिए। देखो सबसे पहले ये देखो, जब भी क्वेश्चन गिवन हो कि जो इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लगा दो। तो देखो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस सर। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 रूट 2। इसे हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 4y माइनस 3x प्लस 12 रूट 2। जी अब y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। ठीक है, ये आ गया 3 रूट 2। ये आ गई। जी अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी टेंजेंट की, वो क्या लिखी थी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये लिखी थी। जी अब इससे कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को, बिकॉज ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें m की वैल्यू तो पता नहीं है अभी, तो m को m ही रहने देते हैं। y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर की वैल्यू पता है, a स्क्वायर की वैल्यू भी a स्क्वायर ही है, m स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे x है, इस इक्वेशन में m की वैल्यू कितनी है, -3/4 है, दिख रही है। जी तो मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों को कंपेयर करने से m इक्वल टू -3/4 मिला भाई, ये वाला है। और ये जो कांस्टेंट है वो इसके इक्वल होगा। ये कांस्टेंट और ये ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ सेकंड चीज, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 3 रूट 2। अब अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे और स्क्वायर कर दे तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, m की वैल्यू होगी 9/16 प्लस 9 और इधर हो गया 9 इंटू 2, स्क्वायरिंग भी कर दिया मैंने साथ में। अब देखो 9 को कॉमन लेके काट कर सकता हूं, तो इक्वेशन बचेगी a स्क्वायर बाय 16, यहाँ बचेगा एक प्लस 1 और इधर बचा 2। तो मेरे पास बचा फाइनली a स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये, इसके अंदर हमने a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स। फोकाई मतलब फोकस के अंदर डिस्टेंस, f1 और f2 के अंदर की डिस्टेंस। ठीक है, तो फोकस के अंदर की डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी, कितनी होती है, 2AE होगी भाई। AE इधर होगा और AE इधर होगा, ये 0,0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, E की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो E की वैल्यू निकालते हैं, तो 9 इधर 16 इधर, 1 माइनस ई स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया 9/16 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 माइनस 9/16। तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 9 जाएगा 16 में से, कितना बचेगा 7/9। तो e की वैल्यू आ गई √7/3। ठीक है, अब फोकस के बीच की डिस्टेंस हमने लिखी थी 2AE, a की वैल्यू थी कितनी, 4 भाई, a स्क्वायर कितना था, 16 था ना।
और e की वैल्यू आई √7 बाय कितना आया था 3, ठीक है, यही आया था। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कितना आ गया 8/3 √7, ये आंसर आ गया, जी ठीक है। आंसर चेक करें। अब आंसर में देखो कहीं कुछ गलती हुई है हमारी, क्या गलती हुई है देखो, हमने कुछ क्वेश्चन में गलत लिखा है शायद। तो 16 यहाँ तक तो सही है। e की वैल्यू देखो, e की वैल्यू में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 9 सामने, 16 यहाँ, 7 यहाँ, 3 8। आंसर कौन सा दिया हुआ है? सी दिया हुआ है हमें। सी वाला। फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू AE। तो E की वैल्यू आई है हमारे पास M। E की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? यहाँ पे गलती कर, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे बचा था 7/16 बचा था, हमने उल्टा लिख दिया था, यस ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी जल्दी। तो ये बचा हमारे पास √7/4 बचा था E की वैल्यू, ठीक है। अब ये पुट कर दो यहाँ पे E की वैल्यू, 2√7। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2A की वैल्यू 4√7/4, ये कट गया तो 2√7। अब देखो अब सही आ गया आंसर, जल्दबाजी में वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये चीजें। अब देखो ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ये आप घर से ट्राई करना होमवर्क में, ठीक है। लिख लिया? एक मिनट। लिख लिया? स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर हो गया। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी तुम घर से ट्राई कर सकते हो। E1 E2 वाला सेम क्वेश्चन मैंने कराया था पहले, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया। अब हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, बेसिक चीजें। अब देखो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उसे भी डिफाइन करने का सेम ही तरीका है जो इलिप्स में होता था, ठीक है। देखो तो हाइपरबोला का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे पहला फोकस होगा F1, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा F2। यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं P लेता हूं तो इसका होता है फॉर्मूला कि PF1 माइनस PF2, ये इनका डिफरेंस जो है डिस्टेंस का, ये 2a के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन होगी x² / a² - y² / b² = 1, ये होगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी सेंट्रिसिटी की इक्वेशन लिखना चाहें तो इसमें क्या देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा नहीं देखना है, इसमें क्या देखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है प्लस वाला है वो क्या होगा हमारा एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाला। y जो है नेगेटिव, तो y एक्सिस क्या हो गया हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस नेगेटिव वाला, ठीक है। एक्सिस पहचानना आ गया।
इसमें छोटा बड़ा एक्सिस नहीं बोलते, इसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इसमें, ठीक है। जी yes, ठीक है, दूसरा बात आता है इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन। इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन में इसमें क्या करना है, जो नेगेटिव है उसे सामने लिख दो, ठीक है। फिर पॉजिटिव इधर, और यहाँ ई स्क्वायर माइनस वन उल्टा कर दो, ठीक है। इसके केस में जो ई की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, वन से बड़ी होगी, ठीक है। हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, वन से बड़ी। इलिप्स के केस में क्या थी, वन से छोटी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये हाइपरबोला जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका वर्टेक्स होगा a,0, ये वाला वर्टेक्स होगा इसका -a,0, ठीक है। यहाँ पे पहला फोकस होगा जिसके कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे पहले जैसे a,0, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे -a,0। यहां से एक डायरेक्ट्रिक्स जाएगी यहां से, ठीक है, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी कहीं से। तो इस वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a बाई ई, और ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। सेम चीजें वैसे ही होंगी जैसे इलिप्स में की थी हमने, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, वो होगी 2a के इक्वल। कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें वो होगी 2b के इक्वल, ठीक है। लेटस रेक्टम की बात करें तो सेम ही होगा, कितना होगा 2b² बाय a, ठीक है। चलो, अब मान लो हम एग्जांपल सोल्व करें कोई, मान लो ले लेते हैं x² बाय 16 y² बाय 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी में क्या लिखा था, 9 16 e² माइनस 1, भाई नेगेटिव सामने पॉजिटिव इधर, और यहाँ क्या लिख देना है, उल्टा लिख देना है e² माइनस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 बाय 16 e² माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। 1 को इधर भेज दो, तो 1 को इधर भेजेंगे तो 9 बाय 16 प्लस 1 इज इक्वल टू e² हो जाएगा। तो यहां से e की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 9 प्लस 16 बाय 16, तो मैं कह सकता हूँ 25 डिवाइड बाय 16, e की वैल्यू मिली 5/4। देखो 5/4 1 से बड़ा है नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ये बात समझ में आ रही है? अब बात करें फोकस की, तो फोकस क्या बताया, AE,0 माइनस AE,0 सेम। तो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कौन सी होगी, पहले वाली। तो कितना हो गया 4 इंटू 5/4,0। यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 इंटू 5/4,0। तो मैं कह सकता हूँ F1 जो फोकस है डेट इज 5,0, और जो F2 फोकस है डेट इज -5,0। ये फोकस आ गए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो पहला वर्टेक्स क्या होगा a,0, डेट मीन 4,0। दूसरा वर्टेक्स क्या होगा -4,0। वर्टेक्स भी आ गए। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें
तो पहली डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखी थी, x इक्वल टू a बाय ई, तो वैल्यू पुट कर दो x, a की वैल्यू 4, e की वैल्यू कितनी थी 5/4 थी ना यहाँ से, तो 4 ऊपर चला गया, तो पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई x इक्वल टू 16/5, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी -16/5, सेम चीजें चल रही है वैसी की वैसी जैसे लिस्ट में पड़ी थी। समझ में आ रही है? चलो अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, तो ये कितनी बताई थी मैंने 2a, तो 2 इंटू 4 कितनी यूनिट हो गई 8 यूनिट। और कॉन्जुगेट की बात करें कितनी बताई थी 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 3 कितनी होगी 6 यूनिट हो गई भाई, बी की वैल्यू 3 है ना यहाँ पे देखो इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा लेटस रेक्टम के बारे में बात करें तो क्या लेंथ बताई थी, तो 2b² की वैल्यू 9 थी, a की वैल्यू 4, तो ये कट गया तो कितना आ गया 9/2 यूनिट आ गई। सेम चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा इलिप्स के केस में, बस इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करें हाइपरबोला, वैसा ही क्वेश्चन देखो, फोकस दिए हुए हैं, इसेंट्रिसिटी दी हुई है, इक्वेशन बतानी है कौन सी इक्वेशन ट्रू है। तो सबसे पहले काम क्या है, फोकस जहां दिए हुए फोकस को बना के देखो कहाँ है, पहला फोकस 2,0 यहाँ पे, दूसरा -2,0 यहाँ पे, ठीक है। तो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस इलिप्स में भी होती थी वो सेम ही होगी इसमें भी, क्या होगी 2a ही होगी। अच्छा तो अगर मैं बोलूं 2a की वैल्यू 2 इधर 2 इधर तो 4 के इक्वल होगी जी, यहां से ये कैंसिल हो गया 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और देखो और क्या दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी, तो e की वैल्यू उसने गिवन है कितनी है 2 जी, e की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 1 मिली। अब इसेंट्रिसिटी वाले इक्वेशन लगा दो सबसे पहले, तो अब देखो हमने जो फोकस मिले हैं वो कौन सी एक्सिस पे मिले हैं, एक्स एक्सिस पे मिले हैं ना, तो एक्स एक्सिस क्या होगी पॉजिटिव, वाई क्या होगी नेगेटिव, तो जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी तो कुछ ऐसी लिखी जाएगी x² - y² बाय, ठीक है, और a की वैल्यू हमें पता चल रही 1 है, ठीक है, और e की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो b की वैल्यू निकालनी है अभी हमें। चलो b की वैल्यू निकालते हैं, तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लिखेंगे तो b² सामने a² इधर e² - 1, b² हमें फाइंड करना है, a² कितना हो गया 1 हो गया 1, e² कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। दोनों वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो पुट करेंगे तो इक्वेशन होगी x² बाय a² 1, y² बाय b² 3 इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3x² - y² इक्वल टू 3, यही बनेगी। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है 3x² - y² वाला, ये बन रहा है बी वाला, हाँ, तो बिल्कुल सेम चीजें हैं, अगर इलिप्स समझ में आ रहा है तो ये सेम काम करना है, प्रोसीजर पूरा सेम है इसका। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सबसे पहला काम है इक्वेशन फाइंड करो, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो इससे इक्वेशन फाइंड करो। देखो इससे इक्वेशन फाइंड करने का तरीका क्या होगा, जो भी साइन थीटा कोस थीटा जो भी चीजें गिवन है थीटा के टर्म्स में उसे हटाना होगा इक्वेशन से, एलिमिनेट करना होगा। तो हमें सेक थीटा और टेन थीटा में कोई आइडेंटिटी पता है, भाई ये आइडेंटिटी होती थी ना एक 10th क्लास में पढ़ी थी, sec² थीटा - tan² थीटा इक्वल टू,
अच्छा, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालो। sec थीटा की वैल्यू कितनी आई? x/8 आई। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आई? 5/8। दोनों उठा के इसमें पुट कर दो, पुट कर दो इसमें। तो sec थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो x²/64 हो गया ये। तो 54। हाँ 64, सॉरी 64, ठीक है। और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो y² कितना हो गया? 64। 64 इक्वल टू 1, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हो, a इक्वल टू b आ गया, a की वैल्यू b के इक्वल आ गई, ये देख रहे हो? बड़ा छोटा नहीं है ना इसमें कोई भी। जब a की वैल्यू b के इक्वल होती है तो उस केस में इस हाइपरबोला को हम स्पेशल नाम देते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये नाम सुना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? नहीं। जब a की वैल्यू b के इक्वल हो तो उसे नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइपरबोला आ गया x²/64 माइनस y²/64 इक्वल टू 1। इसका स्पेशल केस क्या होता है, इसकी जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा √2 रहती है, चाहे निकाल के देख लो यहाँ से। भाई हमें क्या करना है, नेगेटिव वाले को सामने भेजना है। तो 64 सामने गया, ये इधर बचा e² - 1, ये इधर से कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा। e² - 1 ये इधर गया, तो ये हो गया 1 + 1 2 इक्वल टू e²। तो e की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आ गई ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, यही पूछा था। तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2AE होगी। तो 2A की वैल्यू कितनी है? 8 होगी, क्योंकि 64 था स्क्वायर। तो E की वैल्यू आ गई √2, तो √2 से इसको काटेंगे तो √2, तो ये 8√2 आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया एलिप्स और हाइपरबोला। इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे आपसे। तो क्लास खत्म करें? क्लास आज कितने बजे तक थी? 6:30 बजे, 6:50 तक ही थी ना क्लास आज। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय। You are now muted.